है मतलब। अब देखो क्यों सर बोले कि एक ही बुक लगाओ, उनका कंसर्न क्यों था आप लोग को लेके, क्योंकि 8th में आपको वो देख रहे थे बहुत प्यार से, आपको समझे हैं, तो आपकी साइकोलॉजी पता है सर को। 8th से 9th बदलने वाली है, टर्बुलेंस आता है, संभल भी जाएगा ऐसा नहीं है। तो आपको मैं हर बच्चे को एक तरीका से बताता हूँ कंपेयर करने का कि कैसे चेंज हो रही ज़िंदगी। कंपेयर कुछ इस तरह से होगी, अभी तक आप 5th से 8th आपके पढ़ने की ये लेवल थी। उसमें क्या होता था, आपको एक साइंस में कुछ क्वेश्चंस होते थे, नोटबुक में लिखे होते थे, एनसीईआरटी से पढ़ते थे, बैक साइड थे और रट के चले आते थे, पेपर में देते थे। अब आपका 9th-10th का ये जंप है, बहुत बड़ा जंप, काफ़ी चीज़ें बदलनी। अगर मैं 9th में आपको ग्रिल नहीं करूँगा तो 10th में वैसे ही आप फेल हो जाने हैं, है ना, क्योंकि टफ आ रहा है। 9th में नंबर गिरेगा बट कोई घबराना नहीं है, आखिर तक डटे रहना है। और आखिरी जाते जाते चैतन्या के भी 75 आ गए साइंस में, है ना, तो आ जाते हैं मार्क्स, उसकी टेंशन नहीं है। फर्स्ट 5-6 महीने में अपने आप को बहुत मोटिवेट करके रखना है, क्योंकि पैटर्न बदलेगा पढ़ाने का। तुम जिनसे पढ़ते आए थे मैम से, कोमल मैम से, वो पैटर्न और मेरे पैटर्न में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा, समझ गए। अब आप साइंस पढ़ेंगे। जब मैं साइंस बोलता हूँ तो आप पढ़ते हैं 3 चीज़। जब आप साइंस पढ़ते हैं, क्या थी स्पेलिंग साइंस की? CE लिखूँ? गलत लिख दिया? साइंस की स्पेलिंग बता दो यार, ऐसा मत करो। सही था? बोलो फिर से। सही लिखा मैंने? हाँ, साइंस के 3 ब्रांचेज आपके अब बनने वाले हैं। देखो अगर बेटा एनसीईआरटी पे स्ट्रिक्ट रहोगे तो चीज़ें कॉम्प्लिकेट, एनसीईआरटी पढ़नी है लाइन बाय लाइन, लेकिन रेफरेंस बुक भी फॉलो करनी है। रेफरेंस बुक लाइन बाय लाइन मत पढ़ो, वो उसके न्यूमेरिकल समय करने। पहला पार्ट आपका बनेगा केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, फिर फिजिक्स। इस क्लासरूम से और अपने दिनचर्या से तुमसे पूछूंगा, तुम्हारा बड़ा इंटरेस्ट है साइंस में, 3 एग्जाम्पल बताओ जो इन 3 अलग अलग ब्रांचेस में आते हैं रियल लाइफ से। हम बोलो ना सर, जो बायोलॉजी होती है वो हमारी बॉडी के बारे में सब पढ़ाते हैं, सही जैसे बोला। लंग्स और हाँ सांस वगैरह। सही बोला इसने। सर केमिस्ट्री वो देखते हैं, मतलब जो बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं हम्म दुनिया के, जैसे एटम्स हो गया, हम्म या फिर क्या केमिकल रिएक्शन होते हैं, वो सब केमिस्ट्री में आ जाएगा। हम्म, फिजिक्स होते हैं कि मतलब दुनिया में कौन से लॉज चलते हैं, जैसे सही बोले तुम लोग, ग्रेविटेशन का लॉ है। बहुत बढ़िया बोले। तो एकदम 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 सरल भाषा में बोले हम लोग। तो केमिस्ट्री जितनी भी केमिकल कंपोजिशन है, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस, दूध का कुछ प्रॉपर्टी है कि वो उसके अंदर ये मॉलिक्यूल्स है, ये प्रोटीन है या लिक्विड है, स्टेट है उसका, ठीक है, जो एटॉमिक लेवल आप कह रहे हो, सरल भाषा में। हमारे आजू बाजू जितनी भी केमिकल चेंजेस होंगी, केमिकल चेंजेस होंगी, सॉलिड से लिक्विड में गए, लिक्विड से गैस में गए, ये केमिकल चेंजेस हो रहे हैं, मतलब फिजिकल चेंज हो रही हैं, वो किस में आती हैं? केमिस्ट्री में। आज तुमने खाना खाया, खाना पच गया, उससे एनर्जी बनी, वो बायो में आ गया। तुम्हारा ग्रोथ होना, सेल्स का बनना टूटना, नाखूनों का बढ़ना, बालों का बढ़ना, ये सेल्स से रिलेटेड चीज़ें, सेल और टिश्यू से रिलेटेड चीज़ें, वो आ गई बायोलॉजी में। साथ ही साथ जब तुम यहाँ सेंटर आए होगे तो किसी न किसी माध्यम से आए होगे, ऑटो, रिक्शा, गाड़ी, पैदल भी आ सकते हैं। तो जो साधन यूज़ किया वो फिजिक्स के नियमों पे काम करा, उसमें स्पीड है, वेलोसिटी है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है। ये पंखा चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी से, ये फिजिक्स है। हवा है, नमी है, केमिस्ट्री है। ठंड लग रही है, बायोलॉजी है, क्योंकि स्किन आ गई ना। तो इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या है? इसी चीज़ को हमें चैप्टर्स में डिवाइड करना है। तो केमिस्ट्री में आपके चैप्टर बनते हैं 4। पहले 2 चैप्टर एक ही है, उनको 2 बना दिया गया। मैटर के 2 चैप्टर हैं, मैटर सराउंडिंग अस प्योर, 2 चैप्टर हैं एनसीईआरटी में, मैटर के ही दोनों चैप्टर हैं, ठीक है। चैप्टर 3 इंपॉर्टेंट है, चैप्टर 1 और चैप्टर 1 एंड 2। अरे सर आप अभी बैठो, पहले है कौन सी? को आप अभी बैठो, विकास सर दिख रहे हैं कहीं? अभी एसी वाले रूम में बैठ जाओ, विकास सर अभी आ जाएंगे, इस तरफ वाला एसी वाला रूम, विकास सर आ जाएंगे।
एटम एंड मॉलिक्यूल द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, दैट इज अ बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक फॉर योर क्लास 10th। 9th से पढ़ के 10th के लिए, 9th में अच्छे से पढ़ना ताकि 10th में दिक्कत ना हो। एंड चैप्टर नंबर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये भी आसान चैप्टर है बट ये भी स्टार चैप्टर है। ये दोनों चैप्टर इसलिए बनाए गए मैटर के चैप्टर ताकि हर बच्चा केमिस्ट्री में पास हो जाए इजी। ठीक है, ये अच्छे चैप्टर दो हैं। बायो, बायो में पहला चैप्टर सेल, वेरी वेरी इजी, बहुत आसान, रटंत विद्या है, समझ के यहाँ पे 3D मॉडल देख लेंगे और फिर याद कर लेंगे। टिश्यू, टिश्यू का भी हमें, जो आपकी एनसीईआरटी इतनी गंदी है उसमें टिश्यू का डायग्राम देखो समझ नहीं आएगा। कलर डायग्राम हमें चाहिए तो या तो हमारे पास इसमें है या 3D मॉडल से हम देखेंगे यहाँ पर। और एक पास करने के लिए चैप्टर बनाया गया 5 मार्क्स का, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स, ये चैप्टर बनाया गया ताकि बच्चा पास हो जाए, 5 मार्क्स का। इसमें मछली पालन, मछली को कैसे पालते हैं, खेती कैसे करते हैं, एग्रीकल्चर जो 8th का चैप्टर है उसी का ही मॉडिफाइड वर्जन है थोड़ा सा। चढ़े? हाँ अच्छा, साइंस में क्यों? देखो बायो, जैसे ना जब किसान एग्रीकल्चर की पढ़ाई करते हैं तो उसमें बायो केमिस्ट्री लगती है, बायो फर्टिलाइजर बन रहा होता है तो उसमें साइंस का पूरा नॉलेज चाहिए होता है। जब हाइब्रिड सीड बनाते हैं तो टिश्यू कल्चर होता है, एक सेल को हटाकर दूसरे सेल टिश्यू को मर्ज करके एक हाइब्रिड ब्रोकली बना दिया, बायो नहीं है। और ब्रोकली उगाना क्या है? फार्म, खेती प्लस आजकल जो तुम चावल खा रहे हो, गेहूँ खा रहे हो, वो वैसे नहीं थे जो आज से 100 साल पहले थे, बहुत मॉडिफाइड है। कुदरत ने नहीं किया है, इंसानों ने किया है, ग्रीन रेवोल्यूशन। आज जो दूध पी रहे हो, मिल्क प्रोडक्शन देख रहे हो, वो कुदरत का देन नहीं है, इंसानों का देन है। हमने ऐसी दवाइयाँ बनाई, हमने ऐसे हाइब्रिड काऊ एंड बफेलो हाइब्रिड क्रॉसिंग की कि आज हमें मिल्क प्रोडक्शन मिल रहा है। तो साइंस आ गया इसमें। एनिमल हस्बेंड्री इज अ पार्ट ऑफ एग्रीकल्चर। ठीक है ना बच्चे? ऐसे देखो, चिकन खाते हो, चिकन अच्छी बात है। तो चिकन अगर हमारे पास साइंस ना हो तो जिस दिन काटोगे उस दिन खराब हो जाएगा, उस दिन कंज्यूम कर लो या तो। बट आज साइंस है, प्रिजर्वेटिव बन गया, महीनों 2-2 साल तक चिकन जो है रखा जा रहा है प्रिजर्व करके। आप जो KFC में चिकन खाते हो वो बासी किचन हो, मतलब 1-2 महीने या 1 हफ्ते पुराना होता है, वो प्रिजर्वेटिव डाल के प्रिजर्व किए रहते हैं। साइंस, पहले पिकल्स बनते थे, बनो एक सीज़न के बाद दूसरे सीज़न में ख़राब रहते थे अचार, बट अब प्रिजर्वेटिव केमिकल्स आ गए। केमिकल्स कहाँ से बना? बायोकेमिस्ट्री, साइंस। तो साइंस एंड एग्रीकल्चर गो हैंड टू हैंड, दोनों एक साथ चलते हैं। और बताता हूँ मैं, पहले जब हम किसान थे तो हमारे पास फावड़ा होता था, बैल होती थी, उससे किसान करते थे। हमने ट्रैक्टर बना दिया, फिजिक्स, एक्सेलरेटर दे दिया, तेज तेज चलने लगा वो। पेट्रोल केमिकल डाल दिया, डीजल। पहले हाथ से काटना पड़ता था, मशीन आ गई, कट 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 काटेगी भी, और कंबाइन ऑटोमेशन, रोबोट आ गया। देख रहे हो? फिजिक्स एंड साइंस कंबाइंड विद एग्रीकल्चर, दैट्स वाई एग्रीकल्चर पढ़ना है। मेरा फेवरेट, सब तुम लोग का भी हो जाएगा, दैट इज फिजिक्स। अभी तक जो भी फिजिक्स पढ़े थे वो केवल थ्योरी पढ़ लिए, इसमें मैथ आने वाली है, डरना नहीं है। इजी मैथ है 5th क्लास की, जोड़ना घटाना आना चाहिए, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन ही आना चाहिए, फॉर्मूले बेस होते हैं। तो इसमें हमारा चैप्टर जो हम लोग शुरू किया था फिर से शुरू करूंगा, दैट इज मोशन। 9th में फिजिक्स टफ होती है, 10th में केमिस्ट्री टफ होती है, फिजिक्स ईजी हो जाती है 10th की। तो बायो हमेशा इजी है। हमेशा ईजी, दोनों क्लास में ईजी है, स्कोरिंग है। मैं भी बताता हूँ। हाँ, मोशन के बाद आपका आता है लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन्स के नियम वाले चैप्टर, लॉ ऑफ मोशन। फिर आता है सबसे परेशान करने वाला ग्रेविटेशन। इसके न्यूमेरिकल सॉल्व ही नहीं होते, वैल्यू नहीं आती है क्योंकि बहुत डेसिमल एंड फ्रैक्शन है। और सबसे इजी चैप्टर आता है साउंड। तो सामने था। हाँ, तो वैसे ये बस थोड़ा सा फॉर्मूला आ जाएगा। अगर हम मार्किंग स्कीम बताएं बच्चों समझाने की, जो CBSE का है, स्कूल थोड़ा बहुत चेंज कर देती है। ये 25 मार्क्स का आता है, ये 30 मार्क्स का आता है, और ये 25। तो कितने हो गए? 80 मार्क्स का पेपर में। स्कूल का भी 27 ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। ठीक है, हमने यहाँ पे एक क्लास जो भी शुरू की है वो शुरू की थी किसके बारे में? ठीक है, तो अभी ये चलेगा सिलसिला, रिपीट रिवीजन, क्योंकि देखो फिर आज भी कुछ लोग गायब है ना। आज मैं उम्मीद किया था कम से कम 5 बच्चे आएंगे पुराने, और अपने 3 नए, आप, रवि और भाई का नाम क्या है?
नहीं वो कज़न जो था उसका नाम क्या है, मैं नाम भूल गया, उस दिन जो आया था कुशांग। अच्छा तुम जा कहाँ रहे हो? कहीं जाना है ना फ्रांस, स्कूल की तरफ से? अरे यार पियानो बजा रहे हो या कुछ क्या कर रहे हो वहाँ पे? म्यूज़िक सीख गए हो? अरे यार बहुत अच्छा है, गुड गुड गुड, ये तो बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी बात है यार। तुम बच्चे स्कूल लेवल पर अगर एक्सचेंज प्रोग्राम में जा रहे हैं तो उनका इंटरेक्शन बढ़ रहा है, कैलिबर बढ़ेगा। उन लोग का मौका मिले जरूर जाया करो एक्सचेंज प्रोग्राम में, ठीक है? कभी मौका मिले या किसी एग्जीबिशन जाना चाहिए बाहर, ठीक है? फ्रांस तो बहुत अच्छा देश है। मैं स्कूल से एक बार आर्ट के कंपटीशन में भी गया था, स्कूल की तरफ। कहाँ? नहीं, इंटर स्कूल था। अच्छा ये फ्रांस जा रहा है। तुम टैगोर इंटरनेशनल कहाँ पे है ये? अच्छा स्कूल है, बहन भी उसी में पढ़ती है, बहुत प्यारा स्कूल है यार, गुड। हाँ जी, तो चलिए फिर से मोशन पे चर्चा करते हैं। मोशन हम लोग अभी लिखेंगे कुछ भी नहीं, लिखने का टाइम दूंगा, लिखवाऊंगा। नोट्स, हैंड रिटन मटेरियल, प्रिंटेड नोट्स, बुकलेट सब मिलेंगे। किताब मिलेगी आपको, अप्रैल में मिलेगी, प्रिंट होके मिलेगी। नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड मिलेंगे, टाइप्ड मिलेंगे, असाइनमेंट्स मिलेंगे, वो सब कुछ आपको मिलेगा। सॉफ्ट कॉपी, हार्ड कॉपी, ऐप पे, व्हाट्सएप पे। ऐप भी है, ऐप पे आपको बताएंगे कैसे एनरोल होना है। अभी पढ़ते हैं, सीखते हैं कैसे मोशन। सरल भाषा में बताओ, हिंदी शब्द मोशन का मतलब क्या, क्या समझते हो? एक तो हम समझते हैं लूज मोशन, तो हुआ नहीं था तुम्हें? अभी तो हुआ था पिछले महीने। लूज मोशन, ये हमने वर्ड सुना है। मोशन का मतलब कोई चीज का एक जगह से दूसरी जगह जाना, फ्लो करना, यही हुआ ना मोशन, इजिली फ्लो करना। फिजिक्स में हम ये इसको इस तरह से कहते हैं कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम रेफरेंस पॉइंट, कुछ वर्ड आ रहा है ध्यान दीजिएगा जो वर्ड्स बोल रहा हूं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट, अच्छा अब से मैं प्रयास करूंगा जो यहाँ पे नोट्स बन रहा है, जैसे नोट्स बनते जा रहे हैं ना ऐसे, ये भी हम ग्रुप पे डाल देंगे, ठीक है? तो आप अगर नोट्स भूल गया तो यहाँ से नोट डाउन हो जाएगा। व्हेन ऑब्जेक्ट चेंजेस ग्रुप बनेगा, जो 8 का ग्रुप है ना उसको 9th ग्रुप बना दिया जाएगा, उसमें मैं ऐड हो जाऊंगा, ठीक है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट चेंजेस इट्स पोजीशन, लोकेशन, पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू, शॉर्ट फॉर्म में VRT लिखते हैं, आप मत लिखना WRT पेपर में। विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, पहले टाइम पे चर्चा कर लेते हैं। दूसरा वर्ड आता है रिफरेंस पॉइंट। जैसे कहते हैं ना शर्मा जी का लड़का पढ़ने में बहुत, तो हमने क्या किया? रेफरेंस दिया। क्या दिया? कंपेयर किया ना उससे। तो 2 वर्ड आए हैं यहाँ पर, एक तो टाइम और एक रेफरेंस पॉइंट। तो समय तो सबको पता है, बात है रेफरेंस पॉइंट किसको कहते हैं। तो समझिए, देखिए वही एग्जांपल जो तुमको दिया था वही एग्जांपल यहाँ भी देने की कोशिश करते हैं फिर से सेम। सपोज करो ये एक बस में आप तीनों लोग बैठे हुए हैं, ये एक बस है, आप 3 लोग बैठे हो, ठीक है? चलो खड़ा कर लेते, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब बैठाने का तो मेरे पास ड्राइंग आता नहीं ना, कैसे बैठाऊं मैं? और ऐसे खड़े हो एकदम अपनी जगह पर, हिलने को मोशन नहीं बोलते हैं बच्चे, ठीक है? क्योंकि हर दुनिया में ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है जो रेस्ट पे है, क्योंकि एटम भी वाइब्रेट कर रहा है। फिर तो हम हिलने डुलने को नहीं बात करेंगे, माइक्रो लेवल बात नहीं करेंगे, मैक्रो लेवल बात करेंगे जो हमारे आंखों से दिख सके। तो मान लो ये सीट नंबर 1 पे खड़ा है, ये सीट नंबर 2 पे खड़ा है, ये सीट नंबर 33 पे खड़ा है, ठीक? तुम्हारा नाम क्या है? ये ओम है। तुम्हारा नाम? बहुत कठिन नाम है, देव। देव। और ये राजू, खोपड़ी फोड़ इसकी, राजू। सुना डायलॉग राजू वाला है? अरे वो कौन हेरा फेरी में नहीं है, अरे खोपड़ी फोड़ राजू है ना? अरे यार नहीं सुने तुम लोग? कैसे सुना होगा? अब हुआ क्या, ये जो बस चल रही है, एज्यूम करो कि जिस रोड पे चल रही है उस पे कोई भी फ्रिक्शन, कोई भी उबड़ खाबड़, मतलब इतनी स्मूथ है। एज्यूम, कल्पना, फिजिक्स इज एज्यूम। फिजिक्स पे हम कल्पना करते हैं, कवि कहना चाहते हैं ये कल्पना हो रही है। जैसे स्पेस में उड़ रही है चीजें, अगर बाहर ना देखा जाए तो कहाँ पता चलता है चीजें, है ना? तो हम, हाँ बहुत स्मूथ, हम ये कल्पना कर रहे हैं कि इसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है, जिसकी वजह से कोई भी जर्क नहीं फील हो रहा है, जैसे अभी बैठे हो एकदम चुपचाप। और वैसे तो चलान कटता है, काली पन्नी से इसको पैक कर दिया गया है,
सारे शीशे क्लोज और काली पन्नी से पैक कर दिया गया। बस 9 बजे चालू हुई, 9 बजे 9 AM पे बस स्टार्ट होती है। आप तीनों लोग उसमें बैठे हो, घड़ी में 9:15 हो चुका है, 15 मिनट बीत चुका है। राजू पूछता है ओम से, क्या हम मोशन कर रहे हैं? तो ओम कहता है सर ने एक बात बताई थी कि मोशन तभी होगा जब ऑब्जेक्ट की पोजीशन, कह रहा पिछले 15 मिनट से मैं भी अपने सीट पे टिका हूं, तू भी अपने सीट पे टिका है, ये भी देव भी अपने सीट पे रुका हुआ है। हम लोग एक दूसरे को देख रहे हैं, हिल डुल नहीं रहे, मतलब हिलना डुलना का पोजीशन चेंज, हाँ सीट आपस में चेंज करेंगे तो मोशन हो जाएगा। टाइम तो जा रहा है, लेकिन टाइम अब आपको फील नहीं हो रहा कि बस चल रही है, बट रियलिटी में बस चल रही है। अब क्या हुआ, यहां पे जो विंडो थी ना जिसको हमने कवर कर दिया था ब्लैक पॉलिथीन से, उसको मैंने फाड़ दिया और इस सड़क पर पिंटू है, सड़क पर पिंटू है, बहुत गुस्से में। क्यों गुस्से में? तुमने उससे पैसे लिए थे ना उधार, वो दिए नहीं, याद है? यही बात है, वही वो भी कह रहा है, याद नहीं है तुमको, बताओ भूल जा रहे हो। तो पिंटू जो है, पिंटू भैया बोले ओ ओम कहां जा रहे हो? ओम बाहर देखा, कह रहा देव तो चुपचाप बैठा है, ये भी बैठा, कह रहा मैं कह नहीं जा रहा, तू पीछे जा रहा है। ऐसा होता है, बस से आप देखो या ट्रेन से लगती चीजें पीछे जा रही हैं। तो इसको क्या लग रहा है, ओम को, बुद्धि देखो ओम की, नहीं समझो देखो ओम ये काल्पनिक करेक्टर है ओम, ठीक है। यहां पर ओम को क्या लग रहा है कि पिंटू भैया इधर जा रहे हैं और हम लोग रुके हुए हैं, पिंटू भैया पीछे जा रहे हैं, होता है ना ऐसा। ओम को ये लग रहा है कि जो पिंटू भैया है, वेयर इज दिस, हाँ ठीक है, ये सेलेक्ट हो रहा है, इसमें होता नहीं है इसमें सेलेक्ट, छोड़ दो यार, एग्जिट। रियलिटी में बस आगे जा रही है, पिंटू अपने सीट पे, या यहां पर सोचो मान लो मैंने पिंटू को एक पेड़ से बांध दिया, अब पिंटू पेड़ से तो अलग हो नहीं सकता है, लेकिन तुम्हें ऐसा लग रहा है, थोड़ा सा भी मोशन की नॉलेज कम है ना, हल्की नॉलेज है, तुम्हें ये लगा कि पिंटू भैया, अब पिंटू भैया से किसी ने पूछा तो कह रहा वो देख मेरा पैसे लेके भाग रहा है जो मैंने उधार दिए थे। क्यों? पिंटू को तो पता कि मैं रेस्ट पे हूं, बस चल रही है। बस इस पूरी जोक सपाट से ये समझ आ रहा है कि मोशन समझाने के लिए किसी को रेफरेंस तो बनना, किसी एक पॉइंट को लेना पड़ेगा जिसके थ्रू हम समझा सके। तो क्या हुआ, यहां पर एक जामुन का पेड़ था, खिड़कियां सारी खोल दी गई। जब जामुन के पेड़ को, भाई जामुन का पेड़ तो कहीं जाने से नहीं रहा, वहीं पे रहेगा, जमीन में अटका हुआ है, तब समझ आया ओम को हम मोशन में हैं, वो तो पेड़ जो है, वो ट्री तो अपनी जगह पर ही रुका हुआ है। तो ट्री जो हो गया वो रेफरेंस पॉइंट हो गया ओम के लिए, ये समझने के लिए कि हम मोशन में हैं कि नहीं है। उसके पास बैठ जाओ, पासवान के पास ना, पासवान के पास एक छोटे से हाइट का, एक छोटे हाइट का बच्चा होगा ना, 12th का, मेरे को पता नहीं कहाँ बैठा है वो, शायद इस वाले एसी वाले में बैठा हुआ है। उसे बोलना अनुसार ने कुछ कहा है, जो कहा है वो समझा देगा तुम्हें। क्या बोलोगे? मैंने क्या कहा है, हाँ वो समझा देगा तुम्हें, फिर ना समझ में आता हूँ, ठीक है। तो यानी कि मुझे समझ आएगा कि जब मुझे मोशन नाम, छोटा सा वर्ड मैंने शुरू किया है कि नमस्ते सर, आइए सर, मैं इसी में वीडियो शूट कर रहा हूँ अनस्क्रिप्टेड, आइए 2 सेकंड के लिए। सो क्या बोले, यूट्यूब फैमिली नहीं, सो हेलो डीटीएस स्टूडेंट, ये हमारे सर हैं इंद्रमोहन सर। तो आपको करोल बाग के सेंटर पे इकोनॉमिक्स आपको पढ़ाएंगे, मोर देन 27 ईयर ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। और सर पिछले 1 साल से रिक्वेस्ट कर रहा था हमसे जुड़िए, और बहुत रिक्वेस्ट के बाद इस साल आपके पास आ रहे हैं और जुड़ रहे हैं। तो अभी सर आपकी क्लास कहाँ विकास सर लगेगी? हाँ तो अभी फिर हम मिलते हैं क्लास के बाद, मैं आता हूँ, ठीक है सर। तो बच्चों ये हमारे इंद्रमोहन सर थे, ये आपको 11th एंड 12th का पूरा इको पढ़ाएंगे, मोर देन, हाँ स्क्रिप्ट भी खराब कर
समझाने के लिए या मोशन को समझने के लिए एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की जरूरत है, वो है रेफरेंस। आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे, अभी हम ओपन कर देंगे, तो वहां पे एक वर्ड लिखा है कि मोशन इज अ कॉम्प्लेक्स फिनोमेनन। इतना आसान हमने बोल तो दिया, और इतना आसान बनाया किसने पता है ना? न्यूटन ने। न्यूटन ने सारा काम मोशन, क्योंकि न्यूटन ने कहा कि मोशन को समझाना है तो किसी चीज को तो रेस्ट पे करना, पृथ्वी तो घूम रही है भाई, अर्थ जो है वो अपने एक्सिस पे रोटेट कर रही है और रिवॉल्व भी कर रही है। तुमको लग रहा है तुम रेस्ट पे हो, बट घर तो घूम रहा है, नहीं घूम रहा है, बट फील हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि अगर हमें मोशन के कॉन्सेप्ट को समझना है या फिजिक्स के फिनोमेनन को एक्सप्लेन करना है, तो हमें पृथ्वी को एज्यूम करना पड़ेगा कि वो किस पे है, हाँ रेस्ट पे, फिर हम सारे फिनोमेनन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर समझिएगा, मोशन समझने के लिए हमें कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान देना पड़ना चाहिए, ध्यान देना है। एक कि जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट कुछ भी सकता है, तुम, हम, गाड़ी, कुछ भी, वो चेंज करे अपनी जगह विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एंड रेफरेंस पॉइंट। तो रेफरेंस पॉइंट को हम कई भाषाओं में अलग अलग नाम से जानते हैं। रेफरेंस मतलब ओरिजिन, कहाँ से किसके बारे में हम कंपेयर कर रहे हैं। तुम्हारा घर जहाँ पे भी है वहाँ से ये इंस्टीट्यूट 2 किलोमीटर दूर है, नॉर्थ में है, ईस्ट में है, तो तुम्हारा घर रेफरेंस पॉइंट हो गया, है ना। किसी भी चीज़ को जब हम कंपेयर करते हैं किसी चीज़ से, डिस्टेंस, लोकेशन, डायरेक्शन, तो वो रेफरेंस पॉइंट हो जाता है। न्यू दिल्ली से हम 7 किलोमीटर ईस्ट में बैठे हुए, तो न्यू दिल्ली इज अ रेफरेंस पॉइंट। करोल बाग से 200 मीटर पे वेस्ट में हमारा कोचिंग है, रेफरेंस पॉइंट करोल बाग। तो रेफरेंस पॉइंट के बिना हम मोशन को जस्टिफाई नहीं समझा पाए, या हम बताते भी हैं तो वो इनकम्प्लीट स्टेटमेंट और डेफिनेशन हुआ। एनसीईआरटी ओपन किया जाए थोड़ा रिलेट करने के लिए, ठीक है। नेट तो चलना चाहिए, बेइज्जती नहीं होनी चाहिए भाई। बेइज्जती हो जाएगी वैसे मेरी आज, क्योंकि नेट चलेगा नहीं। एनसीईआरटी, अरे विकास सर है ना। सो एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का कॉन्सेप्ट समझेंगे, नोट्स बनाएंगे, और फिर जो भी न्यूमेरिकल आएगा खुल जाए भाई। देखा, हो गई बेइज्जती ना, हो गई बेइज्जती। हाँ और क्या, नेट की समस्या तो देखो है। इस रूम में लगाना पड़ेगा ना, तो इसलिए लगाना है। इसमें राउटर लगेगा धीरे धीरे सारा, यहाँ पे कनेक्शन ही पूरा नया हो जाएगा यहाँ का। तो देखिए पहला पैराग्राफ समझते हैं यहाँ से। फर्स्ट पैराग्राफ, इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड अदर इन, जैसे चिड़ियाओं का उड़ना, मछलियों का तैरना, ब्लड का फ्लो होना। अभी तुम बैठे हो चुपचाप रेस्ट पे, बट तुम्हारी बॉडी में जो ब्लड यहाँ पे था, क्या अभी भी यहीं पे ही है? यहाँ गया, फिर पता नहीं कहाँ गया। ब्लड इज फ्लोइंग थ्रू आउट योर बॉडी, तो ब्लड भी मोशन में हो गया। ब्लड के अंदर प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन भी मोशन में आ गया। ब्लड के अगर डाइजेस्टेड फूड है, ग्लूकोज है, वो भी किस में आ गया? मोशन में आ गया, ठीक है, वो भी किस में आ गया? मोशन में आ गया, ठीक। Atoms, molecule and planet and star and galaxy are all are in motion. We often perceive an object to be in motion when its position change with time. यहाँ पे word देखो, position change with कीवर्ड पकड़ा हमने, ठीक है। However, there are situations when the motion is inferred through the indirect advance. यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये पूरी लाइन, इस पूरे लाइन से क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन बनेगा, एक्सप्लेन हाउ मोशन इज इनफर्ड, इनफर्ड मतलब पता करना, थ्रू द इनडायरेक्ट एविडेंस। जो चीज हमें दिखे ना, क्या अब हमें खून दिख रही है? उधर ही होंगे, इधर तो नहीं है। सर एक डाउट है, जैसे इसमें लिखा है कि एटम्स कांस्टेंट मोशन में आगे पढ़ लिया क्या तुम? हाँ पीछे वाले अच्छा अच्छा, हाँ। तो एटम्स में न्यूट्रॉन तो मूव करता नहीं है, एटम में न्यूट्रॉन थोड़ा मूव करता सब एटॉमिक पार्टिकल तो करते हैं ना, एटम तो खुद तो वाइब्रेट करता है ना, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब मान लो ये रूम है, तुम नहीं मूव कर रहे हो, इस रूम को भूकंप के साथ हिला दो तो पूरा सिस्टम हिल गया,
बूम बूम बूम, ऐसे ही एटम नहीं, प्रोटॉन अपनी जगह पे है न्यूक्लियस के अंदर, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बंधा हुआ है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ये पूरा हिला दिया मैंने सिस्टम को। अब तो इलेक्ट्रॉन आर वाइब्रेटिंग एट देयर मीन पोजीशन, जाते हैं चले आते हैं, जाते हैं चले आते हैं, जाते हैं चले आते हैं, दे हैव एनर्जी, थर्मल एनर्जी, ज्यादा दे दोगे तो इलेक्ट्रॉन पुचक बाहर, गर्मी, हीट, इस तरह से। अब इनडायरेक्ट एविडेंस में यहां पे लिखा है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वी इन्फर द मोशन ऑफ एयर बाय द ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ डस्ट। इस रूम में हवा चल रही है, हवा को देख पा रहे हो क्या, बट है तो मोशन में। कैसे, एक छोटा सा कागज का टुकड़ा यहां छोड़ दो, उड़ेगा वो, तो कागज को कौन उड़ा रहा है, हवा, कौन, तो हवा भी मोशन में है। हवा का एक पार्टिकल यहां पे जो था अभी यहां पे नहीं, कहीं और जा चुका है, हमें दिख नहीं रहा है। वी हैव टू विजुअलाइज द थिंग्स। साइंस में अगर आपने विजुअलाइजेशन का टेक्निक डेवलप कर लिया, साइंस इजी हो जाएगी, समझ गए। तो हवा हमें दिख नहीं रही है बट उसके इंपैक्ट दिख रहे हैं ना, तो हवा भी किसमें है, हवा तो बहती है, बहने का नाम ही हवा है, नहीं है, गाना नहीं सुने हो, बहती हवा, गाना सुन, अरे है ना 3 इडियट में गाना, बहती हवा सा था वो, क्यों बोला गया, देखो है ना, तो हवा भी बहती है, और जो बहती है वो मोशन होती है, जो बहती है वो, वेरी नाइस, ठीक है। कैसे, हमें लीव्स एंड ब्रांचेस ऑफ ट्री हिलते हुए दिखेंगे, ठीक है। व्हाट कॉज द फिनोमेना ऑफ सनराइज, सनसेट एंड चेंजिंग द सीजन, सूर्य का उगना, मौसम का बदलना, और कौन सा था तीसरा, और सूर्य का ढलना, क्या कारण है इनके, पृथ्वी का मोशन करना सूर्य के चारों तरफ, वो भी तो कारण है। क्या कारण है? बताओ, 8th में पढ़ के आओ, सनराइज कैसे होता है। सर हाँ, सनराइज वो होता है ना, सनराइज ऐसे होता है जब अर्थ लाइक वो होती है, रोटेट करती है, तो फिर उसे 24 आवर्स लगते हैं वन साइड से दूसरी वो मून के बीच में आ जाती है तो रात हो जाती है, जब रात होना तो मून आ जाता है ना बीच में, 24 घंटे लगते हैं उस मून से फिर वापस में आने के लिए। रात कैसे होती है, बीच में सन और पृथ्वी के बीच में कौन आ जाता है, मून, तो रात हो गई, फिर घूमा, मून हट गया। सर ऐसा नहीं होता कि एक साइड अर्थ की सन पे फेस करते हैं, दूसरी साइड मून पे फेस करेगी, फिर वो ज्योग्राफी आएगा, वो हैप्पी हेलोन पता नहीं क्या क्या बताओगे, एनी हेलोन वो है ना, वो हमें नहीं पढ़ना है। हम एक सरल भाषा गंवार को समझाना चाहते हैं रात और दिन कैसे होती है, वो तो ज्योग्राफी का फैक्टर आ गया ना। हम एक ऐसे अनपढ़ इंसान को बताने हैं सुबह कैसे होती है, बताओ, जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा लिखा है, कैसे बताएंगे उसको। चंदा मामा आ गए, रात हो गई, चंदा मामा गए, यही तो है सबसे इजी वे। और ये हुआ कैसे, अपने अब चंदा मामा नहीं हिलते हैं भाई, अरे हिलते हैं पृथ्वी के चारों तरफ, पृथ्वी घूम रही है ना सन के चारों तरफ, सन तो वही है, वैसे तो पूरा गैलेक्सी घूम रहा है, वो अलग बात हो जाएगा। अगेन वी हैव टू मेक मोर कॉम्प्लेक्स नहीं करना है, हमें इजी करना है। ड्यू टू द मोशन ऑफ अर्थ, ड्यू टू द मोशन ऑफ अर्थ, इफ इट इज ट्रू व्हाई डू नॉट वी डायरेक्टली रिसीव मोशन ऑफ अर्थ। अगर ये बात सही है तो हम क्यों नहीं मोशन ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, बिकॉज अगर हमने मोशन ऑफ अर्थ के बारे में पढ़ा या मोशन ऑफ अर्थ को कंसिडर किया तो हम फिजिक्स के जो भी मोशन के कॉन्सेप्ट्स हैं उनको हम एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, और जटिल हो जाएगा वो, और रिलेटिव टर्म हो जाएगा। अभी जब मैंने तुमको 3 लोगों में बताया तो तुम कंफ्यूज हो गए, सोचो अर्थ को भी डाल दो पिक्चर में तो क्या और कंफ्यूजन नहीं हो गया, तब तो हम तो बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कौन मोशन में कौन नहीं है। तो एक को तो हमें रेस्ट देना ही पड़ेगा। मेरी बेटा मैक्सिमम मेरी क्लासेस 90% यहीं पे ही होगी, 90%। कभी कभी हो सकता है स्टूडियो ना खाली, पूरे साल मैंने यहीं लिया क्लास, तो एक बार जरूर ये चेक कर लेना, यहाँ लिखवा देता हूँ सर क्लास बाहर, ठीक है। कभी कभी होता है जैसे किसी और क्लास लेने देना, बट वैसे मैं यहीं पे क्लास लूँगा, ठीक है। अभी क्या तुम सिंक नहीं बना पा रही हो क्योंकि 10-15 मिनट लेट आई हो, तो कहानी जो मैंने स्टार्टिंग से वो एनर्जी दे के बनाई थी वो तुम मिस कर गई हो, तो या फीलिंग लॉस्ट आउट है ना, टेंशन ना लो, आते नहीं वो लेट नहीं आई 15 मिनट, वो वाली बात है, ठीक है। इसलिए मैं एनसीईआरटी भी पढ़ रहा हूँ, और एक क्लास पहले जब ये लोग आए थे सब पढ़ा चुका हूँ मैं, है ना, उसमें स्टैंड अप भी कर चुका हूँ मैं, कॉमेडी भी किया था मैंने, है वो रिकॉर्ड नहीं हुआ था। एन ऑब्जेक्ट में, अच्छा यहाँ से देखो ये आगे ओम वाला एग्जाम्पल जो दिया था मैंने, जो मैंने बस वाला एग्जाम्पल बनाया था वो इस पैराग्राफ, बहुत ध्यान से पढ़ना, नाखून मत चबाओ, कंसंट्रेशन भंग होता है उससे। नाखून चबाना, जो भी चबा रहा है उसे वो, यानी आप नर्वस हो, अब बिल्कुल नर्वस नहीं होना क्योंकि मैं कोई भी एलियन नहीं हूँ। वो चबा रही थी, आई एम अ टीचर, मैं बहुत तेजी से चीजें देखता हूँ। हाँ, अब ये जो जितना मैंने कहानी बताई थी ना, वो पेड़ पत्ते वाले, मतलब वो अभी ओम वाला, वो यही समझाया गया। ऐसा हो सकता है कि एक इंसान के लिए मोशन हो, वो दूसरे इंसान के लिए रेस्ट हो,
क्यों? सिचुएशन की बात है, रेफरेंस पॉइंट। पढ़ते हैं, एन ऑब्जेक्ट में अपेयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर अदर पर्सन। जैसे बताता हूँ, वो बस वाला एग्जांपल फिर आते हैं, इस लाइन को समझाते हैं। दिस इज नोन एज एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन। अब ये सिचुएशन फिर से आते हैं। कसम है ओम को बाहर नहीं देखना है, ओम तुमको आई कांटेक्ट करना है देव के साथ, कट टू कट, और कहीं भी नहीं देखना है, ठीक? राजू बाहर देख सकता है और अंदर भी देख सकता है। सिचुएशन समझो, थोड़ा कल्पना करते हैं। तुम कट टू कट देख रहे हो, चलो विंडो हटा दी गई, जो क्या फिर से तुम दोनों के रिस्पेक्ट में मोशन तुम दोनों कर रहे हो? तुम दोनों के रिस्पेक्ट में केवल, तुम सीट नंबर 31 पे, तुम सीट नंबर जो भी थे 32 पे, क्या आपस में पोजीशन चेंज हुई? तो आपके लिए वो सिचुएशन क्या हो गया? बट राजू तो कह रहा भाई देख अपन आगे जा रहे हैं, ये पीछे जा रहा है, तो राजू के लिए सिचुएशन वही सिचुएशन क्या हो गई? तो क्या यही बात यहां पे लिखा हुआ है जो हम पढ़ने की कोशिश कर रहे थे? एन ऑब्जेक्ट में अपेयर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर सम अदर। इसी लाइन को तो मैं इतनी कहानी बता रहा था मैं तब से। फॉर द पैसेंजर इन अ मूविंग बस द रोड साइड ट्री अपेयर टू बी मूविंग बैकवर्ड। जो पैसेंजर है, ओम को ऐसा लग रहा था कि मैं नहीं जा रहा, ट्री पीछे जा रही है। ट्री वही है भाई, सड़कें कहीं नहीं जाती हैं, गाड़ियां जाती हैं, सड़कें तो वही हैं। सही बात है ना? मंजिल पे कौन जाती है? सड़क जाती है, तुम जाते हो, सड़क तो वही है। उसी सड़क पे जाके तुम मंजिल पे जाओ, पता नहीं कहाँ जाओ। ना समझे? वो लिखा क्या? फॉर अ पैसेंजर इन अ मूविंग बस द रोड साइड। देखो बहुत चीजें चेंज होंगी, जैसे आपने 8th पढ़ा था ऐसे नहीं पढ़ना है यहाँ पे बिल्कुल भी। पैसेंजर इन अ मूविंग बस रोड साइड द ट्री अपेयर टू बी मूविंग बैक साइड। जबकि ऐसा नहीं है, ट्री वही है, आप आगे जा रहे हो। तो यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट बदल गया। अगर पेड़ पे बैठ के तुम देखोगे तो तुम्हें क्या लगेगा? बस आगे जा रही है, क्योंकि पेड़ तो रेस्ट पे है। तो पेड़ को रेफरेंस पॉइंट बनाओ। रेफरेंस पॉइंट मतलब ओरिजिन। बार बार ये वर्ड रेफरेंस, आप रेफरेंस देते हो, यार वो बड़ा अच्छा इंसान है, रेफरेंस देते हो वहां का खाना बहुत अच्छा है, आप रेफरेंस देते हो वो स्कूल बहुत अच्छा है। रेफरेंस मतलब कल आप किसी को रिफर कर रहे हो, पॉइंट मतलब इंडिकेट करना, इंडिकेशन पॉइंट। अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द रोड साइड परसीव बस अलोंग विद द पैसेंजर हैज अ मूविंग, हाउएवर पैसेंजर इनसाइड द बस सी हिज फेलो पैसेंजर टू बी एट रेस्ट। टू बी एट, अभी एग्जांपल दिया था, क्या वही बात है? एक पैराग्राफ को मैंने कितनी अच्छे से समझाने की कोशिश की, वही तो बात तो है। ठीक है, अब देखिए जो मैं कहना चाह रहा था, मिल गया आपको वो लाइन। क्या लाइन मिली? ये वाली लाइन। एनसीईआरटी खुद कह रही है। देखो एनसीईआरटी क्या होती है ना, एनसीईआरटी कवि की वो कल्पना है जो कम शब्दों में बहुत कुछ कहने की कोशिश करती है। नहीं समझ आया? शुद्ध हिंदी बोल दिया क्या मैंने? इतना अच्छा हिंदी तो मेरे को आता भी नहीं है। सो एनसीईआरटी जो लैंग्वेज फॉलो करती है, मोस्ट मोशन आर द कॉम्प्लेक्स, बिकॉज यहां पर रेफरेंस पॉइंट जुड़ा हुआ है इस, और रिलेटिव टर्म जुड़े हुए हैं। क्या जुड़े हुए हैं? रिलेटिव टर्म। सम ऑब्जेक्ट में मूविंग अ स्ट्रेट लाइन। अच्छा, मोशन भी कई तरह से हो सकते हैं। एक आप सीधा सीधा जाओ, एक आप रेंग रेंग के जाओ, एक गोल गोल घूम के जाओ, भाई वो भी तो है, ये भी मोशन में है, रोटेशन मोशन। देखो घूम नहीं रहा गोल गोल। कभी माता की चौकी पे जाते हो, वरदान मांगे होते हो, या भगवान इस बार पास करा दे, अगली बार पढ़ लूंगा, है ना? तो वो गुलाटी खाते हुए भी जाते हो, देखे होगे ना, लेटते हुए जाते हैं ऐसे माता की चौकी पे, सड़क पे ऐसे लेटते हुए जाते हैं। तो वो क्या हो गया? एक तो स्ट्रेट लाइन भी हो गया और रोटेशन भी हो गया। ठीक है, कभी आप देखोगे कुछ पार्टिकल ऐसे ऐसे फॉर्म में रोटेट करते हैं, ऐसे आगे ऐसे घूमते जाते हैं, ये भी क्या हो गया? रोटेशन भी हो गया और स्ट्रेट लाइन भी हो गया। देखो सीधा भी तो जा रहे हैं और रोटेट भी कर रहे हैं। तो वही लिखा हुआ यहाँ पे कि मोशन जो है वो स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है, रोटेशन भी हो सकता है, उन दोनों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। मोस्ट मोशन इज अ कॉम्प्लेक्स, सम ऑब्जेक्ट में हैव मूविंग इन स्ट्रेट लाइन, अदर में टेक सर्कुलर पाथ्स, सम में रोटेट एंड फ्यू अदर में वाइब्रेट। एटम वाला वाइब्रेट करता है, एटम स्ट्रिंग ऑफ योर गिटार वाइब्रेट करता है। क्या करता है? वाइब्रेट करता है। Some may, there may be situation involving combination of this. In this chapter, we shall first learn motion along the straight line and express such. अब इसमें क्या पढ़ेंगे बता रहे हैं, इस चैप्टर में हम लोग मोस्टली ये पढ़ने वाले हैं मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, पार्टिकल को सीधा सीधा जाना। अब पूरा चैप्टर का जो सार है मैं बताऊं, इस पूरे चैप्टर में क्या समझना है कि जब कोई पार्टिकल मोशन करता है तो उसके साथ कुछ कुछ प्रॉपर्टीज कैरीड आउट करती है। तुम्हारी भी कुछ प्रॉपर्टी है कि नहीं है? होंगे ना?
तो ऐसे हर पार्टिकल जब मोशन करता है उसके पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है देखिए मैं समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल ये बस है, ठीक है, इसका मास होगा कुछ स्पीड या वेलोसिटी होगी इसके पास, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा तो कुछ डिस्प्लेसमेंट होगी, साथ ही साथ टाइम भी चेंज हो रहा होगा। तो ये जो वर्ड्स मैंने नाम लिए हैं समझना, स्पीड, मास, टाइम, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, और एक टॉपिक आएगा एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो गाड़ी में एक्सेलरेट करते हो स्पीड बढ़ जाती है, एक्सेलरेशन कम करते हो स्पीड घट जाती है। चेंज इन वेलोसिटी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं? इस पे ही चैप्टर खत्म हो जाएगा, इन्हीं सारे पॉइंट्स पे। हाँ बोल ना बच्चे। सर हम मास की वैल्यू भी यूज करते हैं अगर हम यूजुअली हम जैसे अर्थ पे ही होते हैं, हमारे कोई बाहर के फैक्टर्स नहीं आते जो अफेक्ट करते हैं, तो फिर हम वेट की नहीं यूज करते, मास की नहीं यूज करते। आम बोल चाल में मास और वेट हम सेम कहते हैं, बट फिजिक्स कहती है कि जो वेट होता है W, जो ग्रेविटेशन में पढ़ते हैं हम लोग, कि वेट इज इक्वल टू होता है mg। वेट इज इक्वल टू mg। नहीं समझ आया ना? थोड़ा पता है? मास इनटू ग्रेविटी। अब तुम चल रहे चौथे पांचवें चैप्टर पे, यहाँ पे जो बच्चे उनको मोशन नहीं समझ आ रहा है। मास इंटू ग्रेविटी मल्टीप्लाई करते तो वेट होता है, बट आम बोलचाल हम जब कहते हैं तो मास और वेट मास में इंटरचेंजली यूज करते हैं, क्योंकि हमें पता है जी की फिक्स वैल्यू है, जितना भी मास उसमें जी से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। ये ग्रेविटेशन पढ़ेंगे बेटा, इसलिए आगे पीछे नहीं पढ़ना है। वेट हम न्यूटन में मेजर करेंगे, मास हम केजी में, वो आएगा ग्रेविटेशन चैप्टर में, ठीक है। सवाल तुम कुछ और पूछना चाह रहे थे, फ्रेम नहीं हो पाया तुम्हारा सवाल, कुछ और था तुम्हारा। एनीवे ओके, लेट्स फिर से एनसीईआरटी को थोड़ा सा कम समय कम देते हुए आगे बढ़ते हैं। हमने क्या बोला अभी? मोशन पे चर्चा की, एक दो लाइन लिखते हैं ना, 2 क्लास हो रहा है, लिखिए। मोशन हैंड डाली सब लोग, डाल ली सबने? पता नहीं तुम लोग लिखे थे क्या? कुछ लिखे थे पिछली बार? कुछ नहीं, तो आज लिखते हैं, लिखिए। मोशन, तो ऐसे हेडिंग बनाइएगा, इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन लिखिएगा। अ बॉडी इज सेड टू बी, अ बॉडी is said to be आपका नाम पुनिशा है? तो बच्चे हमारी जो क्लास है वो है MWF में 4:30 to 5:30 यहीं पे होगी, ठीक है। हाँ MWF मेरी क्लास है यहाँ पे, आप लोग भी MWF ग्रुप पे आप जब सर ऐड कर देंगे मेरे को, अब तो ऐड ही कर देंगे अभी, क्योंकि या तो नया बना देते हैं, वो सर ही बनाएंगे, नया बना देंगे तो उसमें डाल लीजिएगा टाइम। अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन when its position changes, when its position changes continuously with respect to stationary object, taken as reference point, तो ये छोटा सा 1 मार्कर का आ गया डेफिनेशन, या किसी का पार्ट हो गया तो हम बता। अंडरस्टूड, टाइम तो कभी रुकता ही नहीं ना, ब्रह्मांड की किसी भी संरचना चल जाओ, टाइम कभी रुकेगा? तुमने कॉपी बचा ली? हाँ, सेपरेट कॉपी नहीं बनाई पता नहीं ना क्या, कि पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है? अबे यार ऐसा ना बोलो, तो भी पास हो जाओगे, इतना अपने पे भरोसा रखो, पास सब हो जाते हैं। 8th में कोई नहीं फेल होता है, और होता है तो कंपार्टमेंट आके फिर पास हो जाता है। 9th में तो जाना ही है सबको। नहीं ना, कंपार्टमेंट मौका मिलेगा ना, रीटेस्ट का मौका तो देखो मिलता है ना, सबको मिलता है जीवन में, हर इंसान को एक मौका मिलता है गलतियां करने के बाद भी, नहीं मिलता है फिर, ठीक है। ओके अब देखिए सर,
अब मैं एक वर्ड यूज करने जा रहा हूं यहाँ पर, टॉपिक डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगेन देखो बच्चे, आम बोल चाल में दोनों सेम सेम है, बट फिजिक्स में सेम सेम बट देखा, ऐसा ही कुछ है। तो डिस्टेंस, सारे यूट्यूब के इसके मीम्स इसको पता है, गाने सब पता है इसको। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। इस टॉपिक पे हमें पहुंचने से पहले हमें एक चीज और समझनी है, फिजिकल क्वांटिटी। इस पे तो आना ही है, हमें एक चीज समझनी है, फिजिकल क्वांटिटी। अगर मैं बोलूं कि तुम 2 लीटर गुस्सा करते हो मेरे पे, 5 ग्राम मोहब्बत करते हो, चलो अजीब लगा ना बहुत। कौन है? रवि, आओ भाई, आओ आओ बैठो यहाँ पे। वेटिंग का नो वेटिंग, जस्ट इंटरिंग होइंग। जहाँ क्लास मिली चले जाएंगे, है ना? कोई वेरी गुड इंग्लिश ना। आई टॉक इंग्लिश, आई वॉक इंग्लिश, आई ईट इंग्लिश, इंग्लिश एवरीवेयर। होता ना कि कौन सा था, अरे वो डंकी मूवी, तो उसमें तो कि पराठा कैसे बनाता है, पराठा, वो लड़की रहती ना तो बताती है, याद है डायलॉग? देखा तुम लोग? डंकी मूवी नहीं देखा आप लोगों ने? अरे यार अच्छी तो वो देखा पक्का देखा ऐसे। तो कुटिंग कुटू कुटू करिंग, है ना, आलू भरिंग, ऐसे करके, है ना? कैसे डायलॉग बता दे, प्लीज बता दो, प्लीज एक बार प्लीज। हैं? तो वही है, तो उसमें इंग्लिश की ट्रेनिंग दी जाती है सबको, है ना? तो ऐसा ही कुछ इंग्लिश मेरी भी है। तो फिजिकल क्वांटिटी मतलब जिसको हम नाप पाए, जिसको हम मेजर्ड कर पाए। 2 किलो चावल ठीक लग रहा है, 2 लीटर दूध ठीक लग रहा है, क्योंकि सेंसिबल है। हर उस क्वांटिटी को जिसको आप मेजर कर सकते हो, जिसके लिए आपके पास यूनिट है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और जितने भी नियम बने हैं, लॉज बने हैं, वो केवल किस पे एप्लीकेबल हैं? फिजिकल क्वांटिटीज पे। न्यूटन का लॉ मेरे इमोशन पे एप्लीकेबल नहीं है, मेरे एंगर पे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है ना? बात समझ रहा? तो हर नियम जो फिजिक्स में बनाए गए वो केवल फिजिकल क्वांटिटी पे ही लागू होते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच आर मेजरेबल एंड विच हैज यूनिट, विच हैज, जैसे मैंने कहा मैं गया मार्केट से और 10 kg चावल लेके आया, तो 10 इज नंबर एंड kg इज यूनिट, kg इज यूनिट एंड Q हमने बोला फिजिकल क्वांटिटी। अगर ये बुक में नहीं दिया एनसीईआरटी में, बट आपको इसके बारे में अगर नहीं पता बच्चे, तो फिजिक्स आपको समझ नहीं आएगी, आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगी, पूछेगा नहीं, जानना चाहिए। हर वो क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास, आपके घर से फोन आ रहा है, आपको जाना है क्या? कोई आया लेने? अब बात कर लोगे उठा के? कर लो, हाँ कर लो, उठा देना मैंने। हाँ, हर वो क्वांटिटी जिसको हम मेजर्ड कर सकते हैं, नाप सकते हैं, और उसकी यूनिट हो और सेंसिबल यूनिट हो। तुम 5 लीटर के हो, सेंसिबल है। तुम 5 फीट के हो, सेंसिबल है। उसको हम क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी 2 तरह की होती है। फिजिकल क्वांटिटी आर 2 टाइप्स, एक स्केलर क्वांटिटी और एक वेक्टर क्वांटिटी। अब समझ आता हूं एग्जांपल। मैं गया मार्केट और मैंने 10 किलो चावल लिया। कितना लिया? अब उस 10 किलो चावल को मैं सर पे रख के ले आऊं, बात होगी ना? डिग्गी में रख के लाऊं, बाइसाइकिल पे रख के लाऊं, या नचाते हुए लेके आऊं, क्या उसका वजन कम होगा? गिर नहीं रहा है वो, ठीक है? क्या सा पैकेट फट गया तो फैल गया, वजन कम होगा? 10 किलो ही रहेगा। ऐसा तो है नहीं कि घर आते आते 8 किलो का हो जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं कि घर आते आते आओ आओ बैठो, जगह है, अपना ही घर है, नो वेटिंग, इंटरिंग ऐसा तो नहीं है ना कि मतलब तुम आगे कल पे, यार तुम समझते नहीं हो यार, नॉनसेंस नहीं, तुम है ना, जगह बनाओ। गोलू मोलू है, पता वो कौन सा डव और पॉन्ड्स का ऐड हो रहा था, इसको बुलाया गया था, इसने फीस इतनी ज्यादा मांग ली ना, नहीं बोला गया था। सही बात है नहीं है, है? कैसे अलाउ? एनीवे, कहने का तात्पर्य है कि वो 10 किलो का 10 किलो रहेगा, पक्की बात, कम नहीं, वही का वही। लेकिन समझना, ये है मेरा हाथ, ये उसका गाल। यार क्यूट ना, यार सो क्यूट।
अरे मारूंगा नहीं। मैं इधर से इसको मारूं तो इस गाल पे चोट लगेगा, उतने ही फोर्स से अगर मैं इधर से मारूं तो इस गाल पे चोट लगेगा। मतलब मेरा हाथ वही, फोर्स वही, चोट अलग अलग जगह। तो मेरे डायरेक्शन चेंज करने से क्या इम्पैक्ट चेंज हुआ? पड़ सकता है। अरे मैं कॉमर्स, अच्छा तेज मारूं मैं, वाह। मेरी बात कहने का तात्पर्य है कि डायरेक्शन मैंने जब चेंज किया तो इम्पैक्ट बदला कि नहीं बदला? चलो एक और एग्जांपल समझते हैं। यूनिफॉर्म सरफेस, चलो एक काम करते हैं इसके लिए भी, नहीं एक काम करते हैं, हम सिंपल इस और सिंपल करते हैं। लो भाई एक क्यूबॉइड ले लेते हैं, अब तो ठीक है ना भाई, सब एक जैसा, ठीक है। मैंने ना इधर से फोर्स लगाया, अच्छा फोर्स को न्यूटन में मेजर करते हैं अभी के लिए समझ लो। 100 न्यूटन का फोर्स लगाया ऐसे, तो मेरा ब्लॉक किधर जाएगा? उधर, उस तरफ मूव करेगा। आओ, अरे तो आओ यार, बैठो यार, यहाँ बैठो, आओ बैठो, ठीक है। मैं 100 न्यूटन का फोर्स तो ब्लॉक की तरफ मूव करेगा मेरा, इस तरफ, ठीक। अब यहां से 100 न्यूटन हटा दिया मैंने, अब मैं 100 न्यूटन इधर लगाऊंगा इस फेस पे, तो ब्लॉक क्या होगा? कंप्रेस बाय नीचे मूव करेगा। मेरा फोर्स तो सेम था, बट क्या चेंज हुआ? डायरेक्शन। उससे क्या चेंज हुआ? इम्पैक्ट। क्या चेंज हुआ? इम्पैक्ट। उससे क्या चेंज हुआ? थोड़ा सा वेट कर लो, मैं बुला रहा हूं। क्या चेंज हुआ? इम्पैक्ट। तो ऐसी क्वांटिटी जिसके डायरेक्शन चेंज करने से इम्पैक्ट चेंज होता है, उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? अब ध्यान से देखो, तो 100 न्यूटन लिखा मैंने, तो क्या इसके पास नंबर है? 100 वैल्यू है कि नहीं है? इसके पास यूनिट है? हाँ भाई यूनिट है। पहले भी यूनिट था 10 kg, लेकिन उस 10 kg को मैं ऐसे उठा के लाऊं, ऐसे उठा के लाऊं, ऐसे उठा के लाऊं, वो हमेशा 10 kg ही, बट यहां पे चीजें बदल रही हैं। तो ऐसी क्वांटिटी डायरेक्शन चेंज करने से उनके इंपैक्ट चेंज हो रहे हैं, ऐसी क्वांटिटी को हम क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटी। और ऐसी क्वांटिटी जिनके डायरेक्शन चेंज करने से उनके इंपैक्ट में कोई फर्क ना पड़े, ऐसी क्वांटिटी को बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर, ठीक है। तो दो तरह की क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर। ऐसे बहुत, अब है तो बहुत सारे, फिजिक्स में कई 100 क्वांटिटीज है। हमारे सिलेबस का 2-4 है, वो हम पढ़ते रहेंगे और मैं समय समय पे बताता भी रहूंगा। यूं भी समझ लो, स्केलर क्वांटिटी दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन इज नोन एज स्केलर क्वांटिटी। दोज क्वांटिटी which has only magnitude, and its magnitude do not depend on direction is known as same, अलग। those physical quantity which has magnitude as well as depend on direction and as well as direction is known as ऐसी क्वांटिटी जिसके पास नंबर भी हो और डायरेक्शन भी हो। क्या हो? जैसे डायरेक्शन टू सक्सेस, प्रमोशन हो गया तो ऐसी क्वांटिटी जिसके पास वैल्यू तो हो, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है वैल्यू। 100 नंबर दे दिया, वो मैग्नीट्यूड है। वो क्या है? 4 रोटी खाए, मैग्नीट्यूड हुआ 4। समझ गए? मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू, मैग्नीट्यूड मतलब वैल्यू। अब एक घड़ी ले लो, ठीक है, स्पेस में चले जाओ, पानी के अंदर चले जाओ, घर पे रहो, और घड़ी का टाइम का चेंज होगा? मतलब उसके जगह बदलने से क्या टाइम में बढ़ता हो घटेगा क्या? कि नहीं, पीछे हो गया टाइम, आगे हो गया टाइम, ऐसा नहीं होगा ना। वो तो चलता रहेगा जहां भी जाओ। कंपेयर की बात नहीं कर रहा हूं, मेरी ये घड़ी लेके, अपनी घड़ी लेके आप जगह जगह जाओ, क्या उसमें कभी टाइम आगे पीछे होगा क्या? तुम्हारा सवाल गलत है, जहां जा रहे हो तुम वो कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड मीडियन वाला है ना, नो 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 नो, द टाइम स्टैम्प। मैं अपनी बस अपनी घड़ी बात कर रहा हूं, वही रहेगा ना। तो टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। टाइम इज अ, तो क्या क्या स्केलर क्वांटिटी में है? तो स्केलर क्वांटिटी में है टाइम, पढ़ेंगे हम लोग, स्पीड, डिस्टेंस, हाँ ना बच्चा, डिस्टेंस, फिलहाल अभी सिलेबस में यही है हमारे। वेक्टर क्वांटिटी में है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, फोर्स, मोमेंटम, इनर्शिया, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये सब हमारे 9th के सिलेबस में है, ये सारे कीवर्ड्स। आपके कभी ये पूछा नहीं जाएगा कि कौन स्केलर है कौन वेक्टर है, बट उसकी समझ होनी
चाहिए, क्योंकि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में हमें यूज़ करना है और आगे चल के भी 10th में भी 11th में भी जहाँ भी फिजिक्स आएगी वहाँ पे ये चलता रहेगा। वैसे एग्जांपल है, आपको टेबल आना चाहिए, मैं पूछूंगा नहीं, कैलकुलेशन में हेल्प होगी वो। आपको स्क्वायर रूट निकालने आना चाहिए, मैं पूछूंगा नहीं, कैलकुलेशन में वो हेल्प होगी। सो क्लास 9 टुडे, कल ही से जा रहे हो? कल ही से जा रहे हो? हाँ, क्या मेरे लिए फ्रांस से क्या लाओगे? हवा लाऊंगा सर, हवा। एनीवे अच्छी बात है, जा रहे हो तो अकेले जाओ, स्कूल लेके जा रहे हो? कोई पेरेंट्स वेरेंट्स भी जा रहे हैं घर से? यार बहुत बड़ी बात है यार तुम्हारे लिए। सो अच्छी बात है तुम कर रहे हो, वी ऑल प्राउड ऑफ यू। किस चीज़ के लिए? स्कूल से स्टूडेंट एक्सचेंज प्रोग्राम में जा रहे हैं ये, म्यूज़िकल